सर्कुलर मोशन सीरीज का ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यू आर मोस्ट वेलकम। और आज का जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलीवेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि देखो इसमें टर्निंग और बैंकिंग ऑफ रोड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक सुडो फोर्स है ना, और फिर चैप्टर का एक कहो मान लो कि किंग टॉपिक आप बोलते हो ना, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हम शुरू तो कर ही देते हैं, बट रिक्वेस्ट है कि दो चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, है ना। पहला तो है क्योंकि ये थियरी लेक्चर है, तो इसमें हम जो टॉपिक के ट्रिक्स है या हैक्स है वो यहाँ नहीं, लेकिन इसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ना, यूनिट्स टू लॉजिक गेट की सीरीज, उसमें लेक्चर नंबर 47 में सब कवर किया है। तो डोंट वरी, दोज थिंग्स आर टेकन केयर देयर। तो यहाँ पे हम थियरी कवर कर रहे हैं। और दूसरा कि थियरी में जो प्रॉब्लम्स है थोड़े से अगर इन्वॉल्व लगे तो वो इन्वॉल्व है, तो आपको वहाँ पे पॉज करना है ना। और यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स या थियरी के मेन पॉइंट ही कवर किए हैं। सारे तो पॉइंट कवर कर नहीं सकते हैं, तो मेन पॉइंट आप पॉज करके कैसे आया है वो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करके समझेंगे तो मज़ा आएगा। दूसरा है कि इसके ट्रिक्स तो है ही, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आप क्या करिए कि ध्यान से थियरी को समझते समझते चलिए। बिना थियरी समझे ट्रिक्स और हैक्स का कोई मतलब नहीं है। अग्रीड? तो चलो शुरू करते हैं। देखो, रोड मैप देख लो। पहले दो वार्म अप इलस्ट्रेशन है, कॉनिकल पेंडुलम टाइप जो है। इससे क्या होगा कि लेक्चर 2 का रिवीजन भी हो जाएगा। फिर फ्लैट रोड जो है उसके ऊपर गाड़ी का टर्निंग है। उसके बाद बैंकिंग विथ और विदाउट फ्रिक्शन, है ना, एक ही स्लाइड में, 2 स्लाइड में कवर कर लिया। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वहां पे ध्यान से समझ लेना। रोटेटिंग फ्रेम के मस्त 4 सॉलिड प्रॉब्लम्स है, आ, वो भी आप। और लास्ट में वर्टिकल सर्कल, यहाँ पे लूपिंग क्या है, ऑसिलेट कब करता है, फ्लाई ऑफ क्या है, तीनों केसेस। ठीक है। तो देखो रिकैप लेक्चर 2 से, सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है, वो v²/r, या तो उसको बोलो ω²r। और स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंट के अलोंग 80 आप लिखोगे dv/dt। इतना सिंपल है। बस यही दो चीजें याद रखिए, निभ जाएगा आज का लेक्चर। ठीक है, नॉट टू वरी। चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं। ये स्ट्रिंग ऑन अ रोटेटिंग रॉड। ओके, ये पहला इलस्ट्रेशन है, पढ़िए। एक वर्टिकल रॉड है, उस पर 2 पॉइंट्स P और Q है, डिस्टेंस L। दोनों से आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग लेंथ L, एक ब्लॉक से बंधी हुई रॉड घूम रही है। तो स्ट्रिंग घूमने से टॉट हो जाती, कहते हैं टॉट, TAUT ऐसा। और फिगर देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक, देखो गिवन क्या है, टेंशन का रेशियो T1/T2 दे दिया है, L दिया है फलाना ढिकना, मतलब है कि 1/6 मीटर। ये नंबर याद रखोगा, कैलकुलेशन में काम आएगा। क्या करोगे, पॉज करो, समझो, सोचो। देखो सबसे पहला स्टेप है ज्योमेट्री को, है ना, ज्योमेट्री, क्योंकि जो 60 डिग्री है ना वो वहां पे जल्दबाजी में गलती हो जाती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो हर स्ट्रिंग रॉड के साथ 60 बनाती है ना। और ब्लॉक जिस सर्कल में घूमता है उसका रेडियस क्या है बताओ, L sin 60। बस यही है जो, देखो फिगर में जो डैश्ड सर्कल है उसकी बात, बस इतना ही है। आप तो क्या ही करना है। चलो अब फिजिक्स लगाते हैं। बोले ब्लॉक पर कितने फोर्सेस, 3 फोर्सेस। कौन से, तो T1 ऊपर वाली, T2 नीचे वाली, और
और तो आपको पता है mg किधर लगता है, नीचे, है ना, कभी कभी ऊपर लगता है क्या वो तो mg नीचे। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो उसमें क्या करोगे, दोनों टेंशन का साइन 60 वाला कंपोनेंट आएगा, है ना, सेंटर की तरफ, बस इतना ही था। यहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो जाती है, cos 60 या cos 30 ले लेते हैं। एनीवेज, नाउ वॉट एवर दिस हैज टू बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, या तो m v स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो r आपका l साइन 60 था। ठीक है, तो देखो साइन 60 कैंसिल हो गया, है ना, T1 और T2 दोनों के कंपोनेंट ऐड हो रहा है साइन 60 के साथ, तो यहां से T1 प्लस T2 मिल गया आपको, पहला इक्वेशन। अच्छा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करोगे, आसान है, cos 60 आएगा और T2 जो है इस बार mg के साथ है, समझे कि नहीं, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 2mg। क्लियर है, इतना तो आसान है। तो अब क्या करो कि अब तो आसान हो गया, तो या तो 1 को 2 से डिवाइड करो तो, और T1/T2 4 है तो ऐसे करके 4+1/4 ये आ गया, तो इससे ओमेगा स्क्वायर निकल के आया। अब जो भी वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 9.8 लिया है ना, ऐसा है कि अगर कुछ नहीं कहा है तो 9.8 लेना होता है। ठीक है, तो एनीवेज, तो यहाँ पे तो, और ये 14 लाने के लिए भी 9.8, ठीक है, क्लियर आंसर है, क्लीन। और ऐसा जब क्लीन आए तो समझ लो कि आपने ठीक ही किया है, गड़बड़ वाला लगे तो आपको भी फील आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ना, दो वायर्स है, जो AC जो है वर्टिकल से 30 है, BC 45 डिग्री पे, दोनों 5 kg स्पीयर को C पर दोनों ने पकड़ रखा है। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, सर्कल का रेडियस दे रखा है। सवाल क्या है, देखो V की क्या रेंज है जिसमें दोनों वायर्स टॉट रहे हैं, है ना, स्पेशली मिनिमम V क्या है, कोई बात नहीं, V की रेंज है तो यही है, यहाँ पे आप बाकी अलजीब्रा तो करते रहोगे। सोचो पॉज करके, फिजिक्स क्या है, देखो फिजिकल आइडिया समझते हैं पहले। वायर क्या है, सिर्फ खींच सकती है, तो पुश तो कर नहीं सकती, तो इसका मतलब है, टॉर्क का मतलब है T हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, मतलब बोले इक्वल टू 0 का मतलब, इसका मतलब है कि मिनिमम टॉर्क होना चाहिए वो, ऐसा। तो देखो अब बहुत स्लो जाओगे ना तो नीचे वाली वायर ढीली पड़ जाएगी, और बहुत फास्ट जाओगे तो ऊपर वाली, बस इतना ही समझना है। ये जो मैंने बोला, अगर ना समझ में आए तो पॉज करके समझ लो। तो दोनों लिमिट एक ही ट्रिक से आती है ना, टेंशन को 0 रख दो, और जो अभी बोला है वो। चलो इक्वेशन लिखते हैं, रेडियल में आपका आएगा साइन कंपोनेंट, अग्रीड, ओ, तो और mv² बाय r, है ना, समझ गए कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल का रेडियल है, और वर्टिकल में कॉस कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो और वर्टिकल को बैलेंस करने वाला है mg। पहले में T1 माइनस T2 था, क्योंकि mg T2 के साथ था, यहाँ पे दोनों ऊपर है, ऐसा नहीं कि नहीं, और एनीवेज चलो हो गया। अब ये अलजीब्रा ना आप दो तरीकों से तो कर ही सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिक से रखा है, जैसे आप T2 को कैसे एलिमिनेट करते हो, बचपन वाली आदत, तो ऐसे एलिमिनेट किया है, और फिर साइन ऑफ A-B से, तो यहाँ पे साइन 15 कॉमन आता है। ठीक है, तो ये अलजीब्रा में जैसे मैंने कहा था कि पॉज करके आप कर लेना। यहाँ पे एक बात है कि अब हमें कंडीशन लगानी है।
T2 ग्रेटर देन 0 देता है तो इसका मतलब है कि V हैज टू बी ग्रेटर देन RG 1030 फ्रॉम द इक्वेशन। देखो समझो, T2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, इक्वेशन देखो तो यहां से V निकला, और T1 ग्रेटर देन 0 का मतलब है जो राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट है वहां से निकल के आएगा V लेस देन और इक्वल टू RG। अग्रीड? तो इसका मतलब है कि V मिनिमम कितना होना चाहिए आपका, है ना, वो तो T2 से आता है कि नहीं। अब ऐसा है, तो देखो बच्चे क्या करते हैं, अलजीब्रा पे फोकस करते हैं, लेकिन एग्जाम में आप जब सोचोगे तो समझ में आएगा कि ये जो V मिनिमम मैक्सिमम है उसको कैसे निकालना है, वही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो ऐसा है, तो V मैक्सिमम आपका 4 आ रहा है और मिनिमम आपका 3 आ रहा है। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अलजीब्रा में एक या दो किताबों में जो यहाँ पे 4 है उसकी जगह 40 भी छपा रखा है, और फिर या ऐसे ऐसे मामलों में उलझना नहीं है, घंटों लगाने नहीं है कि 40 कैसे आया। ठीक है, और देखो हमने जिस हिसाब से निकाला है 3 से 4, तो कॉन्फिडेंट थोड़ा अपने आप में होना चाहिए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रोड, फ्लैट रोड पहले लेते हैं। चलो, सवाल सिंपल सा है, यहाँ पे गाड़ी मुड़ रही है मोड़ पर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देता कौन है। अब मजेदार बात है कि जिन्होंने पहले लेक्चर देखे नहीं है ना, सेंट्रीपिटल या तो टेंशन देता है या तो नॉर्मल रिएक्शन देता है या फ्री, तो वो पूछते हैं कि सर इंजन देता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इंजन, क्या इंजन। अब जिनको जिनको पता है वो तो बोलेंगे नहीं इंजन नहीं। दूसरे ऐसा भी बोलते हैं कि स्टीयरिंग व्हील देता है, कि आप स्टीयर कर रहे हो ना, तो स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स लगता है कि नहीं, है ना, तो वही तो देगा। वो भी गलत है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप चर्चा नहीं, क्योंकि आई अज्यूम कि आपने पहले लेक्चर देखे हैं, तो वहां से आपको पता है कि इसका आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि टायर्स और रोड जो है उसके बीच वही दे रहा है ना। अब स्टैटिक क्यों बोला, टायर्स स्लिप नहीं कर रहे हैं इसलिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक 0 से लेके रिक्वायर्ड तक लग सकती है। देखो यहाँ पे टॉप व्यू, जो कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉप व्यू में काम चल जाता है। हाँ, वेलोसिटी देखो टॉप व्यू में टेंजेंट के अलोंग, और फ्रिक्शन सेंटर ओ की तरफ। बोलो आइस पर क्या होगा, फ्रिक्शन 0, गाड़ी सीधी निकल जाएगी। अग्रीड की नहीं, ना इंजन की बात आई ना स्टीयरिंग व्हील की बात आई, तो मानते हो कि नहीं कि टायर और रॉड के बीच की फ्रिक्शन की बात है। आइस होगा तो वो कर्व छोड़ ही देगी। अच्छा, तो ये जो स्कीडिंग बोलते हैं उसको, उसकी वर्च पर आपको एफ क्या लेना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम, म्यू एन, है ना, म्यू एस एन। चलो आपके लिए उलझे रहते हो कि म्यू के एन लो कि म्यू एस एन लो, कि क्योंकि स्कीडिंग हो रहा है ना, तो इक्वल टू पूरा का पूरा दे दो उसको। तो अब यहां पे फ्रिक्शन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, तो वी मैक्स बोल दो इसको। और वर्टिकल में तो आपको पता ही है एन इक्वल टू एम जी, तो यहां से वी मैक्स मिल गया कि नहीं, म्यू जी आर अंडर रूट। और एक ब्यूटीफुल बात है, इस फॉर्मूला में कहीं पर मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब स्कूटर हो या ट्रक, स्पीड लिमिट सेम, ऐसा नहीं कि व्हीकल हल्का है तो नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलो, अब लेकिन सिर्फ फ्रिक्शन पर डिपेंड करना तो रिस्की है, क्योंकि बारिश में तो म्यू आपका कभी कभी होता ही नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने सॉल्यूशन निकाला है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक, तो देखो रोड को
कर्व के अंदर की तरफ देखो झुका देते हैं, ऐसा दिखा आपने फिगर में। बोले इससे फायदा क्या हुआ? तो यही है कि अब नॉर्मल फोर्स खुद टिल्ट हो गया है, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा दिख रहा है आपको, सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। मतलब रोड जो है वो पुश देगा, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स रोड खुद ही दे रहा है अभी, है ना। पहले तो सिर्फ फ्रिक्शन दे रहा। अच्छा, बैंकिंग के पर्पस नोट कर लो यहाँ पे। हम्म अगर सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, पुश दे रहा है तो फ्रिक्शन कम, तो वेयर एंड टेयर कम। जो मेन पॉइंट है स्कीडिंग और ओवरटर्निंग। बोलो स्कीडिंग क्या है? वो तो पता है आप, कि कर्व से बाहर निकल जाना। ओवरटर्निंग आप लोगों को नहीं पता है। जब तक रोटेशन नहीं पढ़ोगे किस पॉइंट पे ओवरटर्न होती है गाड़ी, है कि नहीं, तो वहां पे टॉर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मास पॉइंट नहीं है, अब ये टोटल बॉडी है, तो इसका सीएम पकड़ना पड़ेगा, एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जिसके अराउंड हम टॉर्क निकालेंगे। एनीवेज, चलो यहाँ पे उसका डिस्कशन। तो यहाँ डिजाइन गोल ये है कि डेजिग्नेटेड पोस्ट, डिजाइन स्पीड बोलो या डेजिग्नेटेड स्पीड बोलो, बिना फ्रिक्शन के भी, मतलब अगर आइस भी हो तो भी यहाँ पे गाड़ी टर्न या मोड ले सके, है ना। देखो, तो फ्रिक्शन फ्री डिजाइन के लिए आप इक्वेशन लगाओ, रेडियल में एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। अब तो नॉर्मल ही संभाल रहा है, तो संभालने दो उसको। अच्छा, वर्टिकल में अब एन कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि टेढ़ा हो गया ना, वो एम जी को संभालेगा, है ना। ये ध्यान दो कि वर्टिकल में कॉस थीटा आ रहा है, साइन थीटा नहीं। कॉमन मिस्टेक है ये, होती रहती है। तो यहाँ अब जैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा दिखे तो आपको पता है कि एक दूसरे को डिवाइड कर दो, टेन थीटा लेके आओ, तो वी स्क्वायर बाय आर जी। तो यही तो बैंकिंग का मास्टर फॉर्मूला है। ठीक, चेक क्या करोगे यहाँ? देखो, दो पॉइंट्स है, एन इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा। अब ये डिवाइड डिवाइड बाय कॉस थीटा है ना, तो एम जी से बड़ा है, तो बैंक्ड टर्न पर रोड ज्यादा जोर से पुश करती है, ऐसा। अग्रीड। और एग्जैक्टली वी आपका आया है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है यहाँ। अग्रीड। अब ये जो फॉर्म है वो आपको याद रखना है ना। बताता हूं आगे। चलो, छोटा सा न्यूमेरिकल है। साइक्लिस्ट का स्पीड दिया है किलोमीटर आवर किलोमीटर, तो आपको पता है क्या करना है। 5 मीटर पर सेकंड निकल गया है। रेडियस एज्यूम करो जो दिया है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी निकालना है। तो आपका आंसर आ गया कि नहीं? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/4। अब बोले सर टेन इनवर्स 1/4 क्या होता है? बहुत बड़ा सवाल है। तो अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री ले लो। बोले सर कैसे आया? तो टेन की ना चार वैल्यू होती है, चार, एक तो 45 पे होती है, एक 30 पे होती है, ये याद रखनी है। तो उनके बीच से ऐसे अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं, ऐसा है ना। मतलब ये तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, कुछ नहीं करना है। हाँ, ये असली सवाल है, जेई लेवल का सवाल है। मैम, बैंक रोड है विथ फ्रिक्शन है, रेडियस दे दिया है, डिजाइन स्पीड दे दी है किलोमीटर पर आवर, तो पता ही है सीधा 10। ओके, म्यू दे दिया है। पूछा है किस स्पीड रेंज में गाड़ी ना नीचे स्लिप करे ना ऊपर स्लिप करे। स्लिप बोलो या स्कीड बोलो, पहला स्टेप है टेन थीटा निकाल लो, है ना। 1/2 आया है। देखो, अब ये दो पिक्चर्स आप दिमाग में बनाओ। इसका जो हैक है या ट्रिक है छोटी सी, वो डीपीपी में मिल जाएगी।
फिगर देखो, अगर v ग्रेटर देन v नॉट है तो गाड़ी ऊपर जाएगी, है ना, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा तो नीचे लगे, अलोंग द डाउनवर्ड स्लोप लगे। अगर v लेस देन v नॉट है तो ऑब्वियसली गाड़ी नीचे स्लिप करती है। अब सवाल कई बार ये भी अच्छा सवाल है कि v लेस देन v नॉट है तो नीचे क्यों स्लिप करती है ना। तो देखो टेन थीटा फिक्स है, तो अगर v बढ़ा तो r भी बढ़ना चाहिए। स्लोप तो रोड का फिक्स है ना, इसीलिए तो v लेस देन v नॉट है तो नीचे आनी चाहिए, r नीचे आएगा, कम होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। कहां से आया बोले, फ्रिक्शन की हमेशा टेंडेंसी है अपोज करना रिलेटिव मोशन को, ठीक है। तो ऐसा है, और दो बॉडीज है, फ्रिक्शन एक के ऊपर उधर लगेगा तो दूसरे के ऊपर उल्टा लगेगा। चलो, पहला केस है मैक्सिमम स्पीड, फ्रिक्शन पूरा नीचे, मैग्नीट्यूड पूरा मतलब म्यू एन ले लो, रेडियल और वर्टिकल इक्वेशंस लिखकर फिर डिवाइड करना, है ना, ये बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप एन कॉस्टा से डिवाइड करने का ये जो ट्रिक लगाओ, और टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, यहां से वी स्क्वायर बाय आर जी आ जाएगा, तो ये मैक्स बोलेंगे वी स्क्वायर, ठीक है। नंबर जो दिए है डालो, तो आपका 15 आ रहा है। दूसरा केस है मिनिमम स्पीड, तो फ्लिप कर दो फ्रिक्शन को, तो ऊपर माइनस टेन थीटा, नीचे प्लस, तो या इसको लिखोगे वी स्क्वायर माइनस मिनिमम बाय आर जी, समझे कि नहीं। वैल्यूज डालो तो वी मिनिमम आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली है सब कुछ मामला 4.1। तो इस सेफ आपका बैंड निकल के आया 4.1 से 15, है ना। तो और ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो कैसे याद रखेंगे, तो बोले आपको ये तो पता है आरजी के साथ टेन थीटा होता है, आपका अगली फॉर्मूला, तो बस ऊपर तो वैसे भी आरजी टेन थीटा प्लस माइनस म्यू कर दो, और नीचे उल्टा वन माइनस प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है, प्लस ऊपर माइनस नीचे। तो अगर ये एक फॉर्मूला याद है तो समझ लो पूरा टॉपिक निपट गया, ऐसा है। चलो, अब एक ऐसा टॉपिक है, बोले पता है सर सेंटर, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मानते हैं कि हमको आता है लेकिन मानते नहीं है कि नहीं आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। चलो देखो, सोचो, गाड़ी टर्न मोड़ लेती है और आप बाहर वाले दरवाजे की तरफ फेंके जाते हो कि नहीं, जब भी गाड़ी टर्न स्पीड में अगर टर्न, तो धक्का किसने दिया आपको, लेकिन किसी ने नहीं दिया है। तो वो सेंसेशन है, आपकी इनर्शिया है वो, है ना, जो एक रोटेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखने पर फोर्स जैसी लगती है, तो इसी का पॉपुलर नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये एक सूडो फोर्स है ना, ये सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम में एग्जिस्ट करती है, और ये इसका इतना उहापो इसलिए है क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स है जो रोटेटिंग फ्रेम में एक लाइन में सॉल्व होते हैं, नहीं तो ग्राउंड फ्रेम में उसको 5 पॉइंट होते हैं जिनको अलजीब्रा मतलब 5 पेज का हो सकता है। बोले ऐसा कैसे, कभी दिखाएंगे। अब देखो, पहले टेस्ट केस देखो, है ना, रोटेटिंग कैबिन वाला अ, मतलब वॉल से तो ब्लॉक तो सटा हुआ है यहाँ, जो भी ब्लॉक है ना। तो पहला ऑब्जर्वर टू देखो, वो जो ग्राउंड पर है, उसको तो भाई साहब सिर्फ रियल फोर्सेस दिखेंगे, ग्राउंड वाले को ही हम बोलते हैं ना रियल। तो वॉल का नॉर्मल फोर्स जो है वो ही सेंट्रीपिटल को वो बोलेगा, है ना, जो बचा कुचा है वो नॉर्मल हैज टू बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, बात खत्म। अब ऑब्जर्वर वन जो है वो कैबिन के अंदर है, उसको ब्लॉक कैसे दिखेगा, वो तो बोलेगा ब्लॉक घूम ही नहीं आया, इट इज एट रेस्ट, अग्रीड। तो उसको इक्विलिब्रियम के लिए
एक आउटवर्ड सूडो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एयर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक तो सटा हुआ है दीवार से। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो एन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हैज टू बी इक्वल टू 0। देखो दोनों का आंसर तो सेम है, लेकिन मायने अलग है, फ्रेम अलग है। और सूडो फोर्स का फॉर्मूला देखो, माइनस ऑफ एम इंटू ए जो भी है, ठीक है ना। सूडो फोर्स हमेशा ऐसे लगता है। मैग्नीट्यूड इसका एम ओमेगा आर रेडियली आउटवर्ड है। चलो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, रटना नहीं है, समझ के याद करना है। पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स रियल है ना। तो रियल का मतलब है एक्चुअल इंटरएक्शन से आती है, जैसे टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, समझे, ये एग्जिस्ट करता है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल जो है वो इमेजिनरी है, फ्रेम के रोटेशन से आती है, जैसे मैंने समझा ना, आपके इनर्शिया से आपको वो लगता है। दूसरा है मैग्नीट्यूड में ओमेगा फ्रेम का होता है, पार्टिकल का नहीं। जैसे आप बैठे हो, आप कार में हिल गए, तो आपका नहीं है, वो जो कार का जो है फ्रेम का ओमेगा होता है। तीसरा है डायरेक्शन हमेशा एक्सिस से रेडियली बाहर लगा दो, खत्म। और एग्जाम रूल ऑफ थंब, गोल्डन रूल है, ग्राउंड फ्रेम में लिखो रियल फोर्स इज इक्वल टू एम ए सी टूवर्ड सेंटर, अग्रीड। रोटेटिंग फ्रेम में एम ओमेगा स्क्वायर आउटवर्ड ऐड करो, और पार्टिकल को इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लगाना होता है ना। पार्टिकल को इक्विलिब्रियम ही मानना पड़ेगा। अब ये दोनों को कभी मिक्स मत करना, है ना। बोले सर एक ही तो बात है, तो जो मिक्स करता है उसका आंसर डबल काउंटिंग से अलग आता है। चलो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके 4 प्रॉब्लम्स है। हम क्या करेंगे कि सारे रोटेटिंग फ्रेम में ही सॉल्व करेंगे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एक दो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि आप बिना रोटेटिंग फ्रेम के सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। बाकी ऐसे है कि डजेंट मैटर, रोटेटिंग हो या ना हो, यू वुड बी एबल टू सॉल्व। बट हमें तो जब कभी भी कोई रोटेशन हो, है ना, तो हम रोटेटिंग फ्रेम में ही बैठ जाएंगे। पहला है प्लेटफॉर्म पर मास एम, सेंटर के होल से स्ट्रिंग नीचे, जिसमें एम लटका हुआ है, कैपिटल एम। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है ना। ये एम दिया है, प्लेटफॉर्म के साथ घूमता है। बोले ओमेगा मैक्स और मीन। पॉज करो और समझो, ऐसा नहीं कि सीधा बिना समझे सॉल्यूशन देख लिया। आसान है सॉल्यूशन, बट पॉज करो। ओके, तो रोटेटिंग फ्रेम में स्मॉल एम पर हम क्या करेंगे, आउटवर्ड एम ओमेगा स्क्वायर। टेंशन, टेंशन तो हमेशा भाई साहब बॉडी से दूर लगता है, और कितना लगेगा, एम है तो एम जी लगेगा। फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का मामला है जिसकी डायरेक्शन यूजुअली सोचनी पड़ती है। बोले सर हम पहले से ही एनएलएम से ही फ्रिक्शन के बारे में कंफ्यूज है, और यहाँ पे और कंफ्यूजन बढ़ने वाला है। डू नॉट वरी अबाउट इट, है ना। एनएलएम में तो सीधा इधर या उधर फ्रिक्शन लगता था, यहाँ लेकिन चारों ओर लग सकता है। विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, डोंट वरी। चलो यहाँ तो आसान है, फास्ट रोटेशन है तो सेंट्रीफ्यूगल जीत जाएगा, अग्रीड। फास्ट रोटेशन है तो एम बाहर स्लाइड करना चाहता है, तो फ्रिक्शन अंदर, खत्म। तो यहाँ पे एम जी प्लस म्यू एम जी, पूरा का पूरा म्यू एम जी दे दो, और इसको इक्वल कर दो सेंट्रीपिटल के, तो ओमेगा मैक्स निकल के आएगा, ठीक है। आगे अगर स्लो रोटेशन है तो कौन जीतेगा, एम जी जीतेगा, मतलब नीचे आएगा ब्लॉक, स्मॉल एम वाला अंदर खींचेगा, तो फ्रिक्शन फ्लिप हो जाएगा, बाहर लगेगा, तो ओमेगा मिनिमम आएगा, तो माइनस लगा दो। तो बस फ्रिक्शन का फ्लिप होना ही इस प्रॉब्लम का हार्ट था।
यहां पे तो फ्रिक्शन का इतना मामला नहीं है। दूसरा देखो, रोटेटिंग टेबल पर ये एक ग्रू है। देखो यहाँ पे 3D पिक्चर नहीं बनाया है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा पॉज करके, है ना। ये ग्रू जो है, मतलब एक नाली समझ लो, छोटा सा रेडियस ओ ए के साथ आपका एंगल थीटा पर है। हम्म अब पार्टिकल ए पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है। अगर जैसे ही टेबल घूमने लगेगा तो पार्टिकल कहाँ जाएगा बोलो? नाली के अंदर सरकने लगेगा कि नहीं? तो बी तक पहुंचने का टाइम पूछा है। अब ये प्रॉब्लम जो है मजेदार है, ग्राउंड फ्रेम में अगर कोई सॉल्व करने जाए तो बस इस लेवल पे तो वो फंस ही जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम तो उस रोटेटिंग फ्रेम में, तो टेबल के फ्रेम में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड एम ओमेगा स्क्वायर है ना, लेकिन वो रेडियस के अलाउंग है, तो ग्रू के अलाउंग उसका कॉस थीटा आ जाएगा। देखो एल काफी छोटा है आर से, है ना, तो आप मान सकते हो जो स्मॉल आर है, हाँ, तो कांस्टेंट मान लो। हम तो एक्सेलरेशन हम आप कांस्टेंट मान सकते हैं, बस इतना ही है एल फार लेस देन आर का मतलब। तो अब यहाँ पे है कि जो ग्रू है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट संभाल लेगी। ग्रू तो स्मूथ है। अच्छा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने माना है, तो हम क्या नहीं लिख सकते? अब रेस्ट पे तो यू जीरो, तो एल क्या आएगा? 1/2 AT स्क्वायर। तो सीधा आपका टाइम निकल के आ जाएगा। ए तो पता है आपको, कॉस थीटा कंपोनेंट, एल दिया हुआ है। तो रोटेटिंग फ्रेम ने इस प्रॉब्लम की जान ही निकाल दी, सीधा काइनेमेटिक्स बन गया। तो यही तो पावर है सूडो फोर्स का, वरना तो सेंट्रीपिटल वाले में तो उलझ जाओगे आप, है ना। उसका देखो, साइक्लोड बन रहा है वो पार्टिकल। तो एनीवेज, आपको समझ में आना चाहिए, बस सेंट्रीफ्यूगल में इसलिए सॉल्व किया है। तीसरा देखो, थोड़ा सुंदर सवाल है। दो पार्टिकल्स परपेंडिकुलर रेडियाई पर है, स्ट्रिंग से जुड़े हुए, टेबल घूम रही है, तो पूछा है मैक्सिमम होएगा। मैक्सिमम किसका बोले समझ, मतलब स्लीप ना हो। अब यहां पे ट्विस्ट यह है कि जो मैं कह रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है ना। और एडवांस में 3 सवाल इसी पर है। कोई बात नहीं, पहला आपका एनकाउंटर है। देखो, एज्यूम करो कि ए पर फ्रिक्शन रेडियस से थीटा एंगल पर है, आपको एज्यूम करना होता है, कर लिया। अब सिमेट्री से स्ट्रिंग हर रेडियस के साथ 45 डिग्री है, अग्री। सिमेट्री से ए के लिए रेडियल और ट्रांसवर्स, मतलब समझे ना, ट्रांसवर्स कौन सा होगा? रेडियल तो समझ गए, रेडियल तो पता है आपको, देखो वहां पे फिगर में वो। तो टी अब एलिमिनेट करो, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक। तो इम्पीडेंस स्टेट है, मतलब आप एफ इक्वल टू म्यू एम जी लिखोगे। अच्छा, और यहाँ पे साइन ऑफ जो 45 प्लस थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम तो 1 होता है, तो ओमेगा मैक्स आपका निकल के आ जाए। थोड़ा सोचो यहाँ पे कि 45 प्लस थीटा तो मैक्सिमम कब होता है और कितना होता है, जो भी है समझिए। देखिए, ये √2 का बोनस है। तो स्ट्रिंग की वजह से दोनों पार्टिकल का फ्रिक्शन मिलकर शेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग की वजह से, है ना। तो अकेले पार्टिकल के लिए आप √μg/r होता कि नहीं? √2 कहां से आया? तो स्ट्रिंग ने √2 टाइम्स स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि बनना ही चाहिए, स्ट्रक्चर मिल गया उनको। अग्रीड।
चलो, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखो हमने कैसे निकाला था। एक डायरेक्शन एज्यूम कर लो आप, फिर उसको, है ना, ऐसे ट्रांसवर्स और रेडियल में। चौथा देखो प्रॉब्लम, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के ऊपर स्मॉल आर पर सेंटर के पुली से स्ट्रिंग दोनों को यहाँ पे जोड़ रही है और बी का मास ए से बड़ा है। किस ओमेगा पर स्लिपिंग शुरू होगी? क्या करेंगे, रोटेटिंग फ्रेम ले लो, है ना। तो बी पर बड़ा सेंट्रीफ्यूगल पुल लगेगा बाहर की तरफ, है ना, तो बी बाहर जाना। और अगर बी बाहर जाना है तो ए रिलेटिवली अंदर खींचता है, तो ए पर फ्रिक्शन आउटवर्ड लगेगा। अग्रीड, है ना। तो देखो बी पर दोनों फ्रिक्शंस, ऊपर वाले ए से नीचे और नीचे वाले टेबल, तो अंदर की तरफ वो अपोज कर रहे हैं दोनों, टेबल भी नीचे है से, ए भी ऊपर से, ठीक। तो बी के लिए लिखो इक्वेशन टी प्लस, क्योंकि अब तो फ्रिक्शन भी आ गया, है ना, तो म्यू एस लिखेंगे। यहाँ पे सारे मिलके ये संभाल रहे हैं सेंट्रीबिटल को, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ए के लिए आपका सिर्फ ए का फोर्स, तो इसमें आपका टेंशन आएगा म्यू एस एम ए प्लस ओ एम ओ, क्योंकि वहां पे माइनस था ना ए के लिए, म्यू एस तो राइट साइड में संभाल प्लस हो। चलो क्या करोगे, आप दो इक्वेशंस है ना, तो सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर दो, टी गया तो ओमेगा आ गया सीधा। एच सी वर्मा साहब का क्लासिक है ये भी आसान है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालना यहाँ पे आसान है। तो डायरेक्शन मिल गई फ्रिक्शन की, तो बाकी सब तो अलजीब्रा बचा है। चलो अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। यही में हर साल इसका क्वेश्चन पक्का आता है। सेटअप देखो, लेंथ एल की स्ट्रिंग है, बॉब को बॉटम पॉइंट ए, कैपिटल ए पर हॉरिजॉन्टल स्पीड आपने वी नॉट दी है। अब यहां देखो, चलो यहां पे मैं ट्रिक नहीं बताता, आप देख लेना वहां। चलो ऊपर जाते हुए ग्रेविटी तो नेगेटिव वर्क करती है, बोले सर समझा नहीं। अरे ऊपर जा रही है ना ग्रेविटी, नीचे तो स्पीड गिरेगी, इतना ही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन आप ए से एंगल थीटा तक लगाओ तो सीधा वी निकल के आ ही जाएगा, है ना। बोले ये सर समझ में नहीं आया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच लगाते हो कि नहीं? तो यू स्क्वायर क्या था, वी नॉट स्क्वायर था कि नहीं, माइनस टू जी एच था कि नहीं, माइनस क्यों था? बोलो जी नीचे इसलिए हमेशा माइनस होता है। और एच, एच आपका आएगा यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है, एल माइनस एल कॉस थीटा, यहां से ये इक्वेशन समझ गए तो हो गया काम सर्कल सर्कल का, वर्टिकल सर्कल का 70% काम तो यहीं पर निपट गया। कौन सा इक्वेशन है, बोले वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, खत्म। कभी भी हो कुछ भी हो यही इक्वेशन लगेगा। एक्सेलरेशन भी नोट कीजिए, टेंजेंशियल है जो जी साइन थीटा है ना, सिर्फ ग्रेविटी का कंपोनेंट है। और नॉर्मल वी स्क्वायर बाय एल, एल तो है, वी स्क्वायर आप देखो वी ऊपर से ले लिया है। अगर वी नॉट छोटा है तो वी कहीं जीरो हो जाएगी, है ना। तो उस एम्पलीट्यूड अल्फा पर, मतलब ये अल्फा मतलब कॉस अल्फा ले लिया यहाँ पे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका टू जी एल माइनस वी नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन टू। तो यहाँ पे बहुत झूला झूलने लगे, ऑसिलेशन। एस एच एम नहीं है ये अलग, ये सिंपल ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था मेन मेन चीजें बता रहा हूं मैं, आप पॉज करके थोड़ा समझ लो।
आगे बढ़ते हैं। यहां पे लेकिन सिर्फ स्पीड नहीं, टेंशन भी डिसाइड करता है बॉब का जो भी किस्मत है वो। थीटा पर अगर है तो, अगर थीटा कोई एक थीटा, ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है थीटा, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या लगेगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, जो पोजीशन हमने लिया था उसमें से। तो और सेंटर की तरफ तो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी स्क्वायर को अगर सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका ये टी का लंबा लंबा फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन 3 बोलो। आज इसी को ग्राफ पे प्लॉट किया है ना। यही है टी, थीटा, टी वर्सेस थीटा। तो थीटा बढ़ने पर यहाँ पे टी गिरता है, क्यों बोलो, क्योंकि कॉस थीटा भी तो गिरता है, थीटा इंक्रीज तो कॉस थीटा गिर, है ना, और वी भी। तो मिनिमम टेंशन आपका टॉप पर आ रहा है ना, क्योंकि थीटा गिर गिर रहा है, हमने नीचे से थीटा गिना हुआ है, तो ऊपर जाते जाते थीटा मैक्सिमम। और यहां पे एक सटल पॉइंट है, टी सिर्फ अपर हाफ में जीरो हो सकता है। बोलो क्यों, लोअर हाफ में ग्रेविटी का कंपोनेंट बाहर की तरफ है, जो स्ट्रिंग को खींचाना ही पड़ेगा। अग्रीड। लोअर हाफ में तो एमजी नीचे लग रहा है, तो खींचना ही पड़ेगा स्ट्रिंग को, तभी तो संभालेगा। ऊपर आप में वो केस नहीं है, इसलिए ऊपर आप में टी जीरो हो सकता। अच्छा, अगर टी जीरो, तो उस वक्त हम एंगल को फाई मानेंगे, तो ये कॉस फाई बोल दिया है, 2 GL माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 3 GL। अग्रीड ना। सर ये तो अभी अभी तो बोला था आपने, जो कॉस अल्फा वो वी जीरो के लिए था, वहां पे नीचे 2 GL था, यहां पे नीचे 3 GL है, इसको इक्वेशन 4 बोलो। तो दो डेंजर कंडीशंस है, स्पीड जीरो मतलब इक्वेशन 2, टेंशन जीरो इक्वेशन 4। जो भी पहले हो जाए वही बॉब का किस्मत, मतलब फेट वही डिसाइड करता है। ये समझ लो, मैंने कहा था बिल्कुल मेन मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। चलो पहला केस देखो, लूपिंग। बॉब पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करे तो कंडीशन स्ट्रिंग की कभी स्लैक नहीं होनी चाहिए, तभी तो टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एवरीवेयर। और मिनिमम टेंशन कहाँ होता है आपको पता ही है भाई साहब, है ना, अब टॉप पर होता है। तो टॉप चेक करो, टॉप पर टी और एम जी दोनों सेंटर की तरफ। अग्रीड। तो टी प्लस एम जी इक्वल टू, लगा लो, वी स्क्वायर टॉप, है ना। लगा लो का मतलब है आपको पता है अब, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ, तो वी टॉप आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एल आता है। अच्छा, अब एनर्जी कंजर्वेशन बॉटम, मतलब बॉटम से हम ले आओ, तो थीटा आपका कितना है, 180 होगा कि नहीं। अग्रीड। तो वी नॉट स्क्वायर क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 GL। बोले सर समझा नहीं, अरे वी स्क्वायर इक्वल टू जो था वो फॉर्मूला, और यहाँ पे वी टॉप अंडर रूट जी एल था, तो यहां से वी नॉट स्क्वायर निकल के आया 5 GL। ठीक है, तो मतलब वी नॉट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 GL होना चाहिए, तो लूपिंग हो गया, है ना। तो लूप द लूप का कंडीशन ही, लूप द लूप का मतलब है पूरा सर्कल। टॉप पर आपका मिनिमम अंडर रूट और बॉटम पर आपको अंडर मिनिमम अंडर रूट 5 GL देना पड़े। उस वक्त टेंशन एट द टॉप जीरो, है ना, वो एट दैट इंस्टेंट मोमेंटरी चलेगा। उस इंस्टेंट पर ग्रेविटी अकेले एम वी स्क्वायर बाय एल, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है ना, तो चलेगा टेंशन टी जीरो, लेकिन वी उस वक्त है तभी तो आगे जाएगा, फिर पकड़ लेगा, फिर जी नीचे लग रहा है, पकड़ लेगा, काम हो जाएगा। होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, है ना। पहले तो देखो दूसरा केस, वी नॉट छोटा है, तो लेस देन अंडर रूट 2 GL है, तो ये कहां से अंडर रूट, तो इतनी ही एनर्जी है कि बॉब हॉरिजॉन्टल डायमीटर बीडी के लेवल तक पहुंच जाए, है ना। तो बॉब लोअर हाफ में ही रहेगा, थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। और लोअर हाफ में
अभी तो बोला था ग्रेविटी का रेडियल कंपोनेंट बाहर है, तो टी इक्वल टू आपका अब टी ऊपर एम जी नीचे, तो प्लस हो जाएगा एम वी स्क्वायर में, हमेशा पॉजिटिव। तो स्ट्रिंग कभी स्लैक नहीं होगी, है ना। जो अल्फा था उस पर रुक के वो ऑसिलेट करेगा, झूलेगा। अभी जो बॉब एम्पलीट्यूड जो काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है, नॉट एस एच एम। चलो देखो स्पेशल केस वी नॉट, अगर आप एग्जैक्टली अंडर रूट टू जी एल डाल दो तो इक्वेशन टू जो था ना, चार ही तो इक्वेशन है, उससे आपका 90 डिग्री आ जाएगा अल्फा, और इक्वेशन फोर से भी आपका कॉस फाइव जीरो तो 590। मतलब स्पीड और टेंशन एक साथ एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जीरो होते हैं, है ना? तो और ये जीरो हो गया तो वापस आ जाता है, इतना ही है उसमें। तो बॉब पूरे लोअर सेमी सर्कुलर ऑसिलेट करता है वहां पे। तो ये प्यारा सा बाउंड्री केस है। केस थ्री देखो, बीच का जोन है, अगर आप रूट टू जी एल से बढ़ा के 5 GL के अंदर रख दो तो बी से तो ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर ग्रेविटी का कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो स्पीड जीरो होने से पहले यहां पे टेंशन जीरो हो जाता है। तो इक्वेशन फोर वाला जो फाइ है ना वो पहले आता है। देखो ये पॉज करके सोचो समझो। तो यहां पे टेंशन जीरो पहले, मतलब स्लैक हो गया, स्ट्रिंग स्लैक। तो अब तो सिर्फ बॉब पर ग्रेविटी लगेगी। अच्छा, तो स्लैक हो गया मतलब अब स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं है, तो बॉब हवा में, समझे कि नहीं। और हवा में अगर ग्रेविटी लग रही है तो प्रोजेक्टाइल बन गया ये तो, है ना। तो अब प्रोजेक्टाइल का मतलब है सर्कुलर पाथ छोड़कर अपना पैराबोला बना देगा वो, है ना। जो यहाँ पे डैश्ड लाइन जो दिखाई है वो इसी का मतलब अपना पैराबोला है, मतलब प्रोजेक्टाइल है फ्री। स्पेशल केस देखो, अगर आपने अंडर रूट फोर जी एल दे दिया नीचे जो वी नॉट था, तो आपकी इक्वेशन टू क्या कहती है, बोले कॉस अल्फा -1। तो ये एनर्जी टॉप के लिए कॉस अल्फा -1 का मतलब क्या है, 180 डिग्री, तो काफी है, टॉप पर पहुंच जाएगी। लेकिन आपका इक्वेशन फोर कहता है कि कॉस फाइव -2/3। देखो मैं बार बार इक्वेशन टू और इक्वेशन फोर बोल रहा हूं, आप पॉज करके समझते जाओ, यही तो खेल है पूरा, है ना। तो देखो खेल को मैं अच्छी तरह से आपको, आप पॉज करके समझ जाओ इतना, फिर ट्रिक्स तो और भी है ही अपने। अच्छा, तो कॉस फाइव -2/3 का मतलब है कि कॉस इनवर्स -2/3। सर कॉस इनवर्स 2/3 नहीं आता, -2/3 कहां से आता है भाई, माइनस हो या प्लस हो डजेंट मैटर। एंगल कितना होगा, 132, जो आपका 180 डिग्री से पहले आता है। तो टेंशन पहले मरेगा यहाँ, समझे। तो बॉब टॉप से पहले ही पैराबोला पर डिसेंड करता है। तो यहाँ पे एनर्जी काफी होना इनफ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट समझ। स्ट्रिंग का टॉट रहना भी जरूरी है ना। ये बहुत ही, जो अभी मैंने समझाया, ये एग्जाम का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ट्रैप है। चलो समरी कर लेते हैं। ये जो मतलब ये जो सर्कल था वर्टिकल, उसका जो स्टोरी है ये नंबर लाइन पर दिखाया है जैसे। तो वी नॉट लेस देन है तो ऑसिलेट लोअर हाफ में, अगर दोनों के बीच है 5 GL 2 GL तो सर्कल तो लीव कर देगा, लेकिन कॉस फाइव इक्वल टू जो इक्वेशन था 2 GL -3 अंडर डिवाइडेड बाय 3 GL, एक में था डिवाइडेड बाय 2 GL, एक में 3 GL, तो ऊपर वाले में 3 GL।
तो इसकी वजह से वो प्रोजेक्टाइल करता है। अच्छा, वी नॉट अगर 5GL मिनिमम है तो लूप्स द लूप, मतलब पूरा सर्कल करेगा। तो ये आपको मेमोरी के लिए, रिटेंशन के लिए ऐसा नंबर लाइन बनाया है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप वी नॉट को समझ लो इस मेमोरी से, तो तुरंत केस पता चल जाएगा आपको, अगर बीच वाला छूट भी गया है तो भी। चलो, अब जस्ट लूपिंग केस के ये सारे रेडीमेड नंबर्स है। वी नॉट इक्वल टू 5GL है अंडर रूट वाला, तो 3 पॉइंट्स पर वैल्यूज देखो, देखो टेबल में ना, बॉटम पे ए मतलब बॉटम पॉइंट, स्पीड आपकी टेंशन 6 mg है ना, एक्सेलरेशन पूरा का पूरा रेडियल, वहां तो कोई टेंशन मतलब 80 है ही नहीं। 80 कौन देता था? mg साइन थीटा। ओके, बी पर अगर आपने √3GL दिए तो टेंशन 3 mg, और सी मतलब टॉप पर √GL तो टेंशन 0 है ना, एक्सेलरेशन पूरा का पूरा जी नीचे। दो जेम्स है, याद रखिए आप। पहला है बॉटम में टी बॉटम माइनस टी टॉप 6 mg हमेशा, किसी भी लूपिंग स्पीड के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। दूसरा है जस्ट लूपिंग के लिए टॉप पर ग्रेविटी ही पूरी है ना, तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ए एन इक्वल टू जी है वहां पे। अब ये जो कंपैरिजन है आपको फुल मार्क्स दिलाता है। √5GL की कंडीशन सिर्फ स्ट्रिंग ना, या बाहर से स्मूथ ट्रैक के लिए है, बाहर से नहीं, दो केसेस। क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ खींच सकती है, स्ट्रीम पुल ही तो कर सकती है, तो वहां पे वी टॉप आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू √GL चाहिए, ताकि फिर वो mg खींच ले उसको आगे। अच्छा, लेकिन अगर बीड ऑन अ रिंग है, सोचो तो क्या होगा, है ना। तो वायर है, मतलब रिंग या वायर, तो दोनों तरफ से उसको नॉर्मल फोर्स दिलाएगी, है ना, तो बीड वायर को छोड़ ही नहीं सकती है। तो टॉप पर V इक्वल टू 0 चलेगा, सिर्फ एनर्जी चाहिए, तो वहां पे V बॉटम √4GL इनफ है ना। अच्छा, तो सेम लॉजिक आपका पाइप के अंदर ब्लॉक के लिए भी है ना, इनर वॉल बाहर की तरफ पुश कर सकती है, बोलो, और रॉड में तो रॉड तो स्लैग करता ही नहीं है कभी, तो उसके लिए भी √4GL से वो टॉप पर पहुंचकर फिर आगे गिर जाएगा, मतलब सर्कल कंप्लीट करेगा। तो रूल यह है कि कंस्ट्रेंड पाथ में √4GL चलेगा। फ्री स्ट्रिंग है, या तो दूसरा केस जो दिया था ऊपर स्मूथ, जहां पे नॉर्मल भी नीचे नहीं खींच सकता है, तो वहां आपको √5GL है ना। और याद रखो कि स्ट्रिंग के साथ √4GL दोगे तो वो जो कॉस इनवर्स -2/3 था, उस पर वो डिपार्ट हो जाएगी। 132 डिग्री नहीं बोला था जो हमने केस 3 में देखा था। चलो, अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी है 2 mg, पार्टिकल का वेट मतलब उसके डबल है, डबल दिया है, mg तो पार्टिकल 2m, एल दिया है 50 सेंटीमीटर, पूछा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, उससे ऑसिलेशन कराए तो। अच्छा, देखो ये सवाल थोड़ा समझने जैसा है। पहला है एक साइकिल में मैक्सिमम डिस्टेंस, ऑसिलेशन के लिए डिस्टेंस पूछा है, कैसे निकालोगे डिस्टेंस? आर एस इक्वल टू आर थीटा से निकलेगा, दिखाता हूं। एक्सट्रीम पर टेंशन, कौन सी एक्सट्रीम है ये, है ना, पर ऑसिलेशन के लिए मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम। अच्छा, और बॉटम और एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन,
पॉज करो और सवाल को समझो, ऑसिलेशंस की बातें है। चलो ठीक है। अच्छा, अब टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बॉटम पर है, तो वहां लिमिट लगाएंगे टी माइनस एम जी इक्वल टू जो भी है एम वी स्क्वायर बाय आर विच इज यू स्क्वायर बाय एल, और टी तो दे रखा है आपको, तो यहां से आपका यू निकल के आ गया। अब वैसे भी पता था हमें अंडर रूट जी एल होगा ऑसिलेशंस के लिए मैक्सिमम परमिशेबल। अच्छा, एम्पलीट्यूड एनर्जी कंजर्वेशन है ना, तो वन हाफ एनर्जी क्या थी काइनेटिक, अंडर रूट जी एल का स्क्वायर करोगे तो यहां से आपका एम जी एच आएगा जो कि वन माइनस कॉस थीटा है। अग्रीड, क्योंकि उतना ही तो ऊपर चढ़ा है वो, तो यहां से कॉस थीटा 1/2। ओके, तो थीटा यहां से 60 डिग्री निकल के आया। ये था 2 mg का मतलब, 60 डिग्री निकल के आया है। तो पूछा था ना कि साइकिल में मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये साइकिल जब होता है तो साइकिल का मतलब क्या है? पूरी साइकिल, जहां से गया वहां वापस आना चाहिए। तो 60 डिग्री का आर्क 4 बार स्वीप करता है वो। बोले कैसे? सेंटर से एक्सट्रीम, वापस सेंटर, दूसरे एक्सट्रीम, वापस। हुआ कि नहीं 4 बार? तो मैंने कहा था एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर यहाँ पे एल है, थीटा 60 है, लेकिन 4 बार हो रहा है वो थीटा, तो 4L थीटा है ना। तो यहाँ पे आपका रेडियन में मत भूलना, 60 डिग्री ले लिया, बोले मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, ऐसा मत करो। 60 का मतलब पाई/3, तभी तो मीटर में आएगा वैल्यू। चलो, अब एक्सट्रीम पर तो V 0 होना चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ही नहीं रहा, तो सीधा T इक्वल टू एम जी कॉस 60, तो निकल के आ गया T। एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन प्योरली टेंजेंशियल है क्योंकि है ही नहीं कुछ और, तो G साइन थीटा। ठीक है, बॉटम पर प्योरली रेडियल है क्योंकि वहां पे G 80 है ही नहीं, साइन कोई है ना, बॉटम पर 0 डिग्री, तो A सीधा यू स्क्वायर बाय एल सेंटर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रोल रिवर्सल है वो नोट कर लो। बॉटम पर एक्सेलरेशन पूरा रेडियल, एक्सट्रीम पर पूरा टेंजेंशियल, बीच में दोनों आएगा, है कि नहीं? ये सारी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट एमसीक्यू में काम आते हैं। चलो आखिरी एग्जाम्पल है, पेंडुलम को हिट करके मतलब आपने वी दे दिया है, बात खत्म। यहाँ पे इनिशियल वी दे दिया है अंडर रूट 10 GL। भाई ये तो 5 GL से ज्यादा है, तो बॉब सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना। टेंशन निकालनी है 3 जगह पे, बी मतलब हॉरिजॉन्टल, सी मतलब टॉप, और डी एक पॉइंट दे दिया है 60 डिग्री। यहां पे जो मैं कह रहा था, हर जगह पे 2 स्टेप रेसिपी है, एनर्जी से वी स्क्वायर निकालो और फिर न्यूटन से टी निकालो। तो ये ट्रिक जो है आपको डीपीपी में दिखाई है, यहां पे उसका देखो कैसे इंप्लीमेंट किया है। बी पर आप हाइट क्या लिखोगे? एल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GL, 8GL आ गया कि नहीं? यहाँ पे ग्रेविटी टेंजेंशियल है, तो टी बी सीधा एम वी स्क्वायर बाय आर, तो 8 mg। सी पर हाइट क्या है बोलो? 2L है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH करोगे तो सीधा आ गया वी स्क्वायर 6GL। और टी और एम जी दोनों, तो टी सी 6 mg माइनस mg। बोले सर कैसे कर रहे हो आप? देखो वी स्क्वायर तो होता है वहां पे, एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल में, और यहाँ पे वी स्क्वायर ही मिल गया तो सब्सटीट्यूट किया, सीधा 5 mg आ गया टी ए सी। अच्छा, और डी है तो कोई भी बीच वाला एंगल है तो उसका हाइट निकालना आता है, या तो एल प्लस एल कॉस थीटा या तो एल माइनस एल, ऊपर है तो एल प्लस कॉस थीटा। तो हाइट मिल गई, तो वी स्क्वायर माइनस 2GH करो तो 7GL आ गया, है ना। और टीडी में क्या करोगे? अब तो जो भी है 7 mg माइनस mg कॉस थीटा,
ठीक है ना। बोले ये 7 mg कहाँ से आया, भाई यही तो है mv² बाय l। और माइनस क्यों किया है, mg cos थीटा। तो t और mg दोनों लग रहे थे, संभाल रहे थे, इसलिए राइट हैंड साइड पे वो माइनस हो गया, समझे कि नहीं। कर लो क्रॉस चेक भी कर लो, टीबी माइनस टीसी आ रहा है कि नहीं 3 mg। और अगर बॉटम निकालते तो टी ए आपका 11 mg, तो टी ए माइनस टी सी 6 mg आना चाहिए। ये मैंने बताया था, आपका जेम फॉर्मूला है, आ गया। चलो अब जो भी है ये पूरा चिट्ठा एक नजर में समेट लेते हैं। ध्यान से, टर्निंग और बैंकिंग। फ्लैट रोड पर आपका वी मैक्स म्यू जी आर अंडर मास इंडिपेंडेंट। बैंकिंग में होता है टेन थीटा वी²। ठीक है। और फ्रिक्शन के साथ स्पीड बैंड का जनरल फॉर्मूला। सेंट्रीफ्यूगल में रोटेटिंग में एफ ओ आउटवर्ड लगेगा, ओमेगा² आर आउटवर्ड, जो भी है mv²। और इसका ना कोई रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये इंटरेक्शन है ही नहीं, ये आपका, समझे ना, सुडो फोर्स है, ये याद रखो। जो आपने इक्विलिब्रियम के लिए लगाया है, लेकिन ये एक्चुअल इंटरेक्शन। चलो वर्टिकल सर्कल में वी थीटा और टी थीटा के दो मास्टर इक्वेशंस थे और तीन केसेस थे। √2gl से वो ऑसिलेट करता है, 5gl के बाद लूप करता है, और डिपार्चर केस है cos फाइ आपका डिवाइडेड बाय 3gl। ऊपर तो 2gl माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर था, कंस्ट्रेंड हो तो √4gl, और टी बॉटम माइनस टी टॉप हमेशा 6 mg। और आता है आपका होमवर्क। बोले सब कुछ दे दो लेकिन होमवर्क नहीं करेंगे। चलो ईमानदारी से करना, ग्रिप आ जाएगी टॉपिक। पेंडुलम को अगर √3gl दे दी है ना, तो क्या होगा, बोले √2gl से तो ज्यादा है वो और 5gl से कम है, तो सर्कल छोड़ेगा तो जरूर। तो ये किस एंगल पर स्लैक होगा, है ना। और उस वक्त उसका स्पीड क्या होगा, टेंशन क्या होगा, वो तो पता ही है आपको। उस वक्त स्लैक मतलब जीरो हो गया, स्पीड क्या होगा। ठीक है। हो सके तो कमेंट में बताना क्या किया आपने, कैसे किया, फीडबैक भी दे देना कमेंट में। इसी से हम लेक्चर 4 की शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पूरा होता है लेक्चर नंबर 3। और जैसे मैं हर बार कहता हूं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। 4 में और भी चीजें जैसे डेथ ऑफ वेल ब्रिजेस, है ना, वर्टिकल सर्कल के जबरदस्त प्रॉब्लम, और भी सारी चीजें करेंगे। तो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।